हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन संकलन के अंतर्गत साथियों अभी तक हमने लोअर सबऑर्डिनेट उत्तर प्रदेश के प्रश्न पत्र, अपर सबऑर्डिनेट उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र, राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हल किए हैं। और इसी श्रृंखला में आज से हम झारखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हल करेंगे। और इसमें कुल 2 प्रश्न पत्र हैं और एक प्रश्न पत्र में जो 120 प्रश्न हैं। और ये जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं, हमारी प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन करने से हमें प्रश्नों को हल करने में शुद्धता प्राप्त होती है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने से वही प्रश्न रिवीजन होने पर हमें जो है अंक प्राप्त करने में भी आसानी होती है। तो साथियों आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान झारखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2006 का हल प्रश्न पत्र। निम्नलिखित में से ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटु आलोचक कौन था? तो साथियों संप्रभुता सिद्धांत जो ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया था उसके जो सर हेनरी मैन जो है जो कटु आलोचक थे। और सर हेनरी मैन की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन थी और इसमें जो है इन्होंने ऑस्टिन के जो विचार में जो संप्रभु की आज्ञा है उसकी यह धारणा रीति रिवाज संबंधी कानून की उपेक्षा करती है। और इस संबंध में सर हेनरी मैन ने जो है आलोचना करते हुए पंजाब के राजा रणजीत सिंह का उदाहरण प्रस्तुत किया था। वो कहते हैं कि जो कि एक निरंकुश शासक था, परंतु राजा रणजीत सिंह भी ऐसे कोई कानून नहीं जारी करता था जो रीति रिवाज या परंपराओं के विपरीत हो। तो इस प्रकार जो है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटु आलोचक हेनरी मैन थे। लाक के मतानुसार जनता को परिवर्तित करने का अधिकार है। तो जनता किसको परिवर्तित कर सकती है? किसी सरकार को, यदि वह समझौते के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटिसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट में जनता को परिवर्तन का अधिकार प्रदान किया है यदि सरकार समझौते के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है। हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता है। तो हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता एक दार्शनिक सत्य था। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों की स्थिति थी। तो कैसी स्थिति? प्रत्येक की दूसरे से युद्ध में संलग्नता। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। तो साथ ही जॉन लॉक के जो समझौता सिद्धांत, सबसे पहले इसमें नैसर्गिक अधिकार की बात कही, फिर प्राकृतिक अवस्था, फिर अनुबंध, फिर सिविल या नागरिक समाज की स्थापना होती है। निम्न में से किस विचारक के विषय में यह कहा जा सकता है उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया है? तो साथियों टी.एच. ग्रीन को जो हम आधुनिक उदारवाद, जिसे कि हम सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। और टी.एच. ग्रीन ने 3 बड़ी बुराइयों, कौन सी थी? अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया था और इस प्रकार जो है कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास दिया था। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता समता, क्षमता तथा विभेदीकरण है, यानी विभेदन है। तो यह बिल्कुल सही है। राज्य को विकास के इन पहलुओं को मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो साथ ही यह भी सही है, लेकिन जो कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जो वह अपने नागरिकों को प्रदान करता है। तो साथियों हेराल्ड जे लास्की ने उपयुक्त परिभाषा अधिकारों के संबंध में दी थी और हेराल्ड जे लास्की की एक जो पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में ये परिभाषा दी गई है। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। किस स्थिति में बेंथम ने राज्य का विरोध करना उचित ठहराया? तो साथियों राज्य द्वारा अधिकारों का हनन।
लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जो सुनिश्चित करे सामाजिक न्याय, निम्नलिखित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया था? साथियों, स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को टी.एच. ग्रीन ने अपनाया था। आर्थिक समानता को एक वैज्ञानिक असंभावना किसने बताया? तो साथियों, सर अर्नेस्ट बेन ने आर्थिक समानता को एक वैज्ञानिक असंभावना बताया था। और जबकि लॉर्ड बर्कनहेड ने लिखा है सभी व्यक्ति समान है, यह एक विषैला सिद्धांत है। सामाजिक क्रिया को समझाने के लिए अभिकरण के ऊपर संरचना की प्राथमिकता को स्पष्ट महत्व किया था उन्होंने इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, टालकट पार्सन और कार्ल मार्क्स ने। हर्बर्ट साइमन मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र की कीमत है या मूल्य है। उग्र नारी अधिकारवादियों की दृष्टि में लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है कैसे? पितृसत्ता की चुनौती देने से प्राप्त की जा सकती है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना बल देती है। तो साथियों, ये हस्तक्षेप न होने के नकारात्मक स्वतंत्रता जो है हस्तक्षेप के न होने पर बल देती है। न्याय के मार्क्सवादी दृष्टि क्षेत्र की आधारभूत धारणा क्या है? तो शोषण है। जी.एस. मिल ने पूर्ण वाक स्वातंत्र्य पर कोई अवरोधन नहीं होने की सिफारिश की है। सभी व्यक्तियों में चाहे दृष्टिकोण आंशिक या पूर्ण रूप से ही सही या गलत हो। निम्नलिखित में से कौन है जिसने समाज के विकास से पूर्व अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया है? तो साथियों, जो है ये टी.एच. ग्रीन है। इन्होंने जो है समाज के विकास से पूर्व अधिकारों के अस्तित्व को अस्वीकार किया है, स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उनका मानना था कि समाज में ही अधिकारों की मांग की पूरी की जा सकती है। अधिकारों का निर्माण सामाजिक हित के अनुसार समाज द्वारा व्यक्ति की मांगों को मान्यता देने से होता है। न्याय आत्मा के गुण के रूप में, तो साथियों ये मानते हैं प्लेटो। न्याय व्यक्ति के अधिकार के रूप में, तो ये मानते हैं आपके केल्सन। और न्याय ये केल्सन का नहीं है। न्याय व्यक्ति के अधिकार के रूप में नॉजिक। न्याय एक तर्कहीन धारणा के रूप में केल्सन। और न्याय एक आनुपातिक समानता के रूप में अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत है? तो साथियों, ये स्वतंत्रता वह करने की शक्ति है जो कुछ एक व्यक्ति करना चाहता है। बार्कर का न्याय संबंधी विचार संश्लेषण है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? तो साथियों ये जॉन रॉस की है और उन्होंने 1971 में से लिखा था और इसी में इन्होंने अपने समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन सा विचारक विकासवादी समाजवाद से संबद्ध है? तो विकासवादी समाजवाद से संबद्ध बर्नस्टीन है। और इनकी जो पुस्तक है वो है ये इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी और अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो स्वविषयक और परविषयक का विभाजन जे.एस. मिल ने किया है। उदारवाद का मूल सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? तो ये फेबियनवाद है। आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है किसके लिए? समूह के लिए। द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म के लेखक कौन थे? तो ये द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म के लेखक लास्की हैं। ट्रस्टीशिप के विचार किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण किस विचार के अंतर्गत शामिल है? तो समाजवाद के अंतर्गत शामिल है। फांसीवाद के विरोध में शामिल नहीं है राष्ट्रवाद का विरोध, क्योंकि फांसीवाद राष्ट्रवाद का समर्थक है। नैबूर ने तिमुर पुत्र का प्रयोग किया था। तो साथियों तिमुर पुत्र का प्रयोग जो है आदर्शवादियों के लिए किया था।
M.K. गांधी ने पूर्ण स्वराज्य, राम राज्य, सर्वोदय, पंचायती राज शब्द को प्रयोग किया था एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था को निर्दिष्ट करने के लिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। एक राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी की श्रेष्ठतम व्याख्या होगी एक दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। और G.N. धवन है एक लेखक जिन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल फिलॉसफी और महात्मा गांधी में इनको दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में स्वीकार किया है। मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान? तो W.C. हंट ने जो है मार्क्सवाद की आलोचना जो है 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध और विद्रोही संतान के रूप में की है। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए आवश्यक हैं? तो ये जनतंत्र के लिए आवश्यक हैं। जहां दबाव समूह हितों को सुस्पष्ट अभिव्यक्ति देने का काम करते हैं वहां राजनीतिक दल हितों के समुच्चयन का काम करते हैं। तो बिल्कुल सही है। दबाव समूह समजाति हितकांक्षी प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि राजनीतिक दल विषम जातीय समूहों को संयोजित करते हैं और राजनीतिक सत्ता पाना चाहते हैं। तो कारण भी सही, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1971 में प्राप्त हुआ? तो साथियों ये स्विट्जरलैंड में 1971 में प्राप्त हुआ है। तो ये साथियों देखिए स्विट्जरलैंड में 1971 में, USA में 1919 में और UK यानी ब्रिटेन में 1928 में प्राप्त हुआ है। निर्वाचन की थकान पद का अर्थ है, इसका अर्थ है बार बार होने वाले निर्वाचन का जनता की उदासीनता, सीमाओं में ऐसी हेरफेर जिसके द्वारा सत्ताधारी दल को यथासंभव अधिक से अधिक स्थान दूसरे दलों की कीमत पर प्राप्त हो कहलाती है। तो क्या कहलाती है साथियों? जेरिमैंडरिंग। साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण जो है राज्य की सरकारों को सौंपा गया है और परिणाम स्वरूप प्रत्येक 2 वर्ष बाद निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे ऐसे ढंग से बदले जाते हैं जो सत्ताधारी दल के हितों के अनुकूल हों। क्योंकि इस बदनाम का प्रथा का प्रारंभ एक गवर्नर जेरी ने किया था, अतः इसे जो है जेरी मैंडरिंग कहते हैं। जनमत का वास्तविक अर्थ है वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को लक्ष्य करे। निर्वाचन की सूची प्रणाली कहाँ पाई जाती है? साथियों निर्वाचन की सूची प्रणाली USA में पाई जाती है। जनमत किसी विषयों पर लोगों के विचार को इंगित करता है जब वे एक ही सामाजिक समूह को हों। लियोनार्ड W. डोब की परिभाषा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र में दबाव समूह का नहीं? तो सरकार का निर्माण करना जो दबाव समूह कार्य नहीं है बल्कि ये राजनीतिक दलों का कार्य है। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो साथियों इंग्लैंड में हुआ है। अलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है? तो रीति रिवाज एवं प्रचलन, न्यायिक निर्णय, विभिन्न समय पर निर्मित संविध उपर्युक्त सभी को अपनाता है। भारत में सर्वप्रथम निर्वाचक प्रणाली लागू की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत। कठोर संविधान वह है जो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता हो। अलिखित संविधान उसे कहते हैं जो अंशतः लिखित हो। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नवनीत तथा विकसित है? तो ये ब्रिटेन का संविधान है। संसदात्मक प्रजातंत्र का परंपरागत घर ब्रिटेन है। अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यकारिणी को निम्न से एक सुविधा होती है, क्या होती है? निश्चित अवधि। सरकार के जो है इसमें जो है निश्चित अवधि से पहले हटाया नहीं जा सकता है।
अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो साथियों मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष निर्बल है, किस देश की मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता इंगित करता है? तो उपयुक्त जो है मिश्रित जो अर्थव्यवस्था वो मंत्रिमंडल है वो फ्रांस का है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। साथियों इन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत कॉमन प्रश्न है, इसलिए इन पर बहुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भीमेश चंद्र बनर्जी थे। ये बहुत पिछले प्रश्न पत्रों में बार बार ये पूछे गए हैं। बिरसा मुंडा किससे संबंधित? झारखंड के जनजातीय संघर्ष से। बिरसा मुंडा झारखंड के मुंडा विद्रोह उल्गन विद्रोह से संबंधित है। उल्गन का शाब्दिक अर्थ होता महान हलचल। मुंडा विद्रोह रांची के दक्षिण में 1899 से 1900 में हुआ था। इस विद्रोह के कारण व्यापारियों एवं साहूकारों द्वारा मुंडा आदिवासियों की पारंपरिक खूट कट्टी भू व्यवस्था को ध्वस्त करना था। यह आदिवासी वंशों के सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त इन मुंडा आदिवासियों के क्षेत्र में श्रमिकों के ठेकेदार आदिवासियों को थोक रूप में कार्य करने के लिए बाहर ले जाते थे और उनका शोषण करते थे। इसी शोषण से निजात पाने के लिए मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया था। 1932 के पूना समझौते ने अनुमोदित किया था संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति को, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हो। निम्नलिखित में से कौन एक किसान आंदोलन नहीं? तो देखिए खेड़ा आंदोलन किसान आंदोलन है, तेलंगाना भी है, तेभागा भी है, लेकिन ताबलीग आंदोलन एक किसान आंदोलन नहीं था। लाल बाल और पाल में त्रिगुट में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुए? तो साथियों लाला लाजपत राय 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन आयोजित हुआ तो साथियों ये बेलगाम कर्नाटक में 1924 में आयोजित हुआ था। (1857) का विद्रोह प्रारंभ हुआ मेरठ से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए? 1916 में। और इसकी अध्यक्षता कौन के थे? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था कांग्रेस का उस समय। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का चरम बिंदु था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सत्ता हस्तांतरण हेतु व्यवस्था बनाना मात्र समय का प्रश्न था। तो आर भी सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। अगस्त घोषणा 1917 में निम्न से किसका आश्वासन किया गया था? स्वशासन की संस्थाओं को धीरे धीरे स्थापना करना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था होती? व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो 1 को 3 से मिला दीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1919, इसके द्वारा किया गया था प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो केंद्र में द्वैध शासन। साथ ही भारत परिषद अधिनियम 1909 में प्रांतीय व्यवस्थापिकों में गैर सरकारी बहुमत किया गया था। और अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? तो साथियों ये जो है था आपका भारत सरकार अधिनियम 1933 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ये किया गया था। विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा
से पारित हो जाता है, परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है, तो परिणाम यह होगा कि उस विधेयक को परित्याग करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का अर्थ है न्यायालय के समक्ष प्रेषित मामलों में परीक्षण करने का अधिकार की विवादग्रस्त कानून या कार्यकारिणीकृत संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो साथियों, संसदीय विशेषाधिकार से प्राय सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने का उपाय नहीं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये मंत्रिमंडल को उत्तरदायी नहीं बनाता, जबकि मंत्रियों से प्रश्न पूछना, निंदा प्रस्ताव और आविष्कार प्रस्ताव मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाता है। राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए दल के लिए यह आवश्यक है कि उसे पिछले चुनाव में कम से कम वैध मतों का 4% या 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त हो। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची उन आदिवासी क्षेत्रों के लिए है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो है उपबंध की प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख? तो साथियों, उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था तब 18 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्रों के बीच में वितरित होता है? कृषि आय को छोड़कर अन्य आय कर। संघीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? तो साथियों, ये है कृषि आय को छोड़कर अन्य आय कर। संघीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के मत से राष्ट्रीय हित में ऐसा आवश्यक होने का प्रस्ताव पारित करे। तो ये है आपके आर्टिकल नंबर 249 के तहत। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित विशेषताएं हैं। तो इसमें जो है आइए देखते हैं साथियों, ग्रामीण पंचायत को अब राज्यपाल के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में ला दिया गया है, गलत है। राज्य का वित्त आयोग अब राज्य तथा पंचायतों के बीच करों का तथा लेवियों के बंटवारे को निर्धारित करता है, सही है। अब पंचायतें सीधे केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान पाने के हकदार हैं, तो यह गलत है। पंचायत की 1/3 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो विकल्प आपका डी 2 और 4 बिल्कुल सही है। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के फलस्वरूप क्या हुआ था? भारत में स्थानीय सुशासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी, यह बिल्कुल सही है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम निम्न समिति की संस्तुति से प्रारंभ की गई थी। वो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी और 1959 में इसकी सिफारिशें लागू की गई थी। भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सामान्य गुणों का चयन निम्न सूची में से करिए। तो आइए देखिए, भारतीय और अमेरिका दोनों संविधान लिखित एवं पूर्णतः दुष्परिवर्तनशील। तो सत्य गलत है, क्योंकि अमेरिका के संविधान अधिक कठोर है लेकिन भारतीय संविधान उतना कठोर नहीं है, तो दुष्परिवर्तनशील भारतीय संविधान नहीं है।
दोनों में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान, तो यह सही है। दोनों में यह प्रावधान है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के अधिकार क्षेत्र में, तो साथियों गलत है, क्योंकि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, लेकिन यूएसए में जो है राज्य के पास है, तो ये गलत है। दोनों में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान है, यह सही है। दोनों में राष्ट्रीय विधायिका के उच्च सदन में संघातरित राज्यों के समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, तो यह गलत है। तो विकल्प आपका जो है दूसरा और जो है चौथा सही है। निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने सहभागी लोकतंत्र की वकालत की थी? तो साथियों सहभागी लोकतंत्र की वकालत जो है सीबी मैकफर्सन ने की थी। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकतंत्र को राजनीतिक निर्णय लेने वाली उस संस्थागत व्यवस्था के रूप में जिसमें व्यक्ति लोगों के मतों के लिए प्रतियोगी संघर्ष के साधन द्वारा निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं परिभाषित किया? तो ये परिभाषा जो है जोसेफ शिम्पिटर की है। निम्नलिखित में से किस एक ने उदारवादी लोकतंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में वर्णित किया? तो साथियों फ्रांसिस फुकुयामा ने द एंड ऑफ हिस्ट्री, जो कि इनकी पुस्तक का नाम है, इसी में इन्होंने लोकतंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में वर्णित किया था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सर्वप्रथम ज्ञात उदाहरण कहाँ पाया जाता है? तो साथियों ये पाया जाता है एथेंस में। सहभागी जनतंत्र निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करता है? तो साथियों ये जो है सक्रिय नागरिकता की वृद्धि करता है। सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है, जो कि लोकतंत्र है। यह किसने कहा? तो यह परिभाषा जो है सीडी बर्न्स ने दी है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्शपरक सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो साथियों ये सीबी मैकफर्सन है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया गया, किसने निर्मित किया? बलवंत राय मेहता ने। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो साथियों जयप्रकाश नारायण ने किया था। निम्नलिखित में से गैर सरकारी संगठनों में कौन सा एक केवल मानवाधिकार के समर्थन से संबंधित? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार से संबंधित है और इसकी स्थापना 1961 में ब्रिटिश वकील पीटर बेंसन के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसका न्याय पुनरावलोकन होता है? वैसे तो साथियों जो न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो इंग्लैंड में नहीं पाई जाती है, जबकि भारत और यूएसए के में ये पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर भी प्रदत्त जो विधान होता है उसका न्याय पुनरावलोकन होता है। डेमोक्रेटिक थ्योरी के लेखक कौन है? तो ये जी सार्टोरी की पुस्तक है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? तो साथियों ये उस समय जब प्रश्न पूछा गया तब जो है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को जो समान सीटें प्राप्त थी, परंतु वर्तमान में ये विकल्प सही नहीं है। और इसी के साथ साथियों ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।